नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी की सीरीज़ को। और ज्योग्राफी की जो सीरीज़ है दोस्तों, इसमें आज का अपना जो पहला टॉपिक आएगा वो आएगा भारत का सामान्य परिचय। दोस्तों, अपन ने कंटिन्यू जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड कर दी है हिस्ट्री पॉलिटी की, अलग से प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। और आज जो नया टॉपिक जीके में अपन स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है जी भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। तो ज्योग्राफी की क्लासेज अभी स्टार्ट होंगी कंटिन्यू आपकी। दोस्तों, पूरी कोशिश करूंगा आपको इस टॉपिक से जो भी पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो आपके पेपर में यहाँ से मिले आपको। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि इसको बांट करके या विभाजन करते हुए अपने इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है भारत का सामान्य परिचय। इस चैप्टर में दोस्तों पहले तो हम पढ़ेंगे भारत का एकीकरण टॉपिक, यानी कि इस चैप्टर को मैं 4 से 5 भागों में बांटने का प्रयास करूंगा ताकि आपको जितनी भी समस्याएं हैं वो एक साथ ही समझ में आ जाए और कोई प्रॉब्लम्स ना आए जी। तो भारत का एकीकरण टॉपिक पहला चैप्टर इसमें ये आएगा। उसके बाद दोस्तों अपन देखेंगे भारत का नामकरण किस प्रकार से हुआ। तो अपने देश का क्या नाम है, किस प्रकार से नाम में क्या क्या चीज़ मिलती है, तो नामकरण पॉइंट आएगा। उसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट इसमें अपन पढ़ेंगे भारत की स्थिति व विस्तार या स्थिति। अब स्थिति जो होती है ना, ये ग्लोब के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। और जो ग्लोब होता है उसमें दो प्रकार की रेखाएं खींची जाती हैं भाई, एक होती है अक्षांश रेखा और दूसरी होती है देशांतर रेखा। तो इस वाले पॉइंट में हम ग्लोब अक्षांश देशांतर के सापेक्ष ग्लोब में स्थिति देखेंगे। अपन जिस महाद्वीप में रहते हैं तो एशिया महाद्वीप में भारत की क्या स्थिति है वो चीज़ अपन यहाँ से देखेंगे। समय वगैरह निर्धारित करता है वो टॉपिक भी इसी में कवर करेंगे। उसके बाद आता है जी विस्तार। तो स्थिति व विस्तार, भारत का विस्तार जो है वो किस प्रकार से है। 28 राज्य, 8 यूटी है। इनमें से सबसे उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग 3214 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना जी, उस टॉपिक को हम इस विस्तार टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। पांचवा अपना पॉइंट इसमें आता है स्थिति विस्तार के बाद इसी चैप्टर को फिर अपन कंटिन्यू बढ़ते हुए इसी विस्तार को मैं 2 भागों में बांटेंगे अपन सीमा को लेकर के। सीमा जो होती है ना जी, रेखा जो होती है, इसको अपन 2 भागों में पढ़ेंगे। एक है स्थलीय सीमा और दूसरी आती है भाई इसमें जलीय सीमा। तो स्थलीय जलीय सीमा को 2 भागों में बांटते हुए इस टॉपिक को अपन कवर करेंगे, या तटीय सीमा जी। तो स्थलीय, जलीय या तटीय सीमा, इस प्रकार से इसको 5 पॉइंट्स में लेकर के टॉपिक को कंप्लीट करने का पूरा कोशिश करूंगा। और जो भी आपकी समस्याएं वो समस्याएं लगभग पूरा प्रयास करूंगा कि आपके यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं जी भारत का एकीकरण टॉपिक से। टॉपिक अपना हेडिंग होगा भारत का सामान्य परिचय ही। इसी में एक पहला जो हेडिंग आता है वो अपना आता है भारत का एकीकरण। जब आप ये टॉपिक समझोगे ना, उसी के बाद ही आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आएंगे किस प्रकार से भारत बना है और किस प्रकार से भारत बना तो उसमें किस प्रकार से चेंजमेंट्स आते चले गई। भाई हमने एक हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ा था, उसमें एक टॉपिक आया था अंग्रेजों का भारत में आगमन। उस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारत में आगमन किया और भारत के लोगों को किस प्रकार से उन्होंने गुलाम बनाया। तो वो स्थिति हम देखी थी अंग्रेजों के भारत आगमन टॉपिक को। उसी से छोटा सा पॉइंट स्टार्ट होता है क्योंकि एकीकरण टॉपिक आपका वहीं से रिलेटेड है। भारत की जनता को गुलाम बनाने वाला जो उस समय भारत में टोटल रियासतें होती थी, जनता किसके कंट्रोल में आया करती थी, तो 565 रियासतें होती थी। ये 565 रियासतों पर जिस वंश का अधिकार होता था उसका नाम था मुगल वंश। और फिर आपने देखा था कि इस मुगल वंश पर और 565 रियासतों पर अधिकार कर लिया था EIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसने आपने देखा था कि प्लासी का युद्ध, बंगाल की क्रांति, बंगाल की दूसरी क्रांति, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि और फिर लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, वेलेजली की सहायक संधि, कुप्रशासन का आरोप लगा करके या मुखिया से, किसानों से टैक्स वगैरह लिया गया, द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। तो पूर्णतः भारत की इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले मुगल वंश पर अधिकार किया, दूसरा फिर इसने देशी रियासतों पर अधिकार किया और फिर इसने 23 नंबर पर जनता पर अधिकार कर लिया। तो ये जो जनता को इन्होंने कंट्रोल में कर लिया था, तो वो कंट्रोल की जो पॉइंट था उसी पॉइंट से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी। तो भारत का एकीकरण हेडिंग है। इस टॉपिक में अपन पहला जो पॉइंट कहता है 1947 में, यानी हमारा देश कब आजाद हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को। लेकिन ब्रिटेन के द्वारा भारत को कब आजाद कर दिया गया था, 18 जुलाई 1947 को। तत्कालीन ब्रिटेन सम्राट जॉर्ज IV ने हस्ताक्षर करके भारत को आजाद कर दिया था। 1947 की स्थिति यह है कि 1947 में कोई भारत में कोई राज्य नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, सिर्फ इनको 4 भागों में बांट
दिया गया और ये 4 भाग गए। कोई किसी विशेषता के आधार पर नहीं है, कोई भाषा के आधार पर नहीं, कोई धर्म के आधार पर नहीं, बस इनको 4 श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया। तो बात पॉइंट ये है 1947 में भारत को कितने भागों में बांट दिया गया था? 4 रियासतों में, 4 क्षेत्रों में बांट दिया गया। लेकिन 1947 में जब देश आजाद हुआ उसमें भारत में कितनी रियासतें हुआ करती थी जी? 565 रियासतें होती थी। तो एकीकरण टॉपिक में इस चैप्टर में अपने को 2 पॉइंट पढ़ने हैं। एक तो पहला आएगा कि रियासतों का भारत में विलय। अब रियासतों का विलय भारत में कौन करेगा? तो रियासतों का विलय। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे फिर राज्यों और यूटी का निर्माण, और राज्यों और यूटी का निर्माण करने के लिए एक आयोग बनेगा, उस आयोग का नाम आएगा जी राज्य पुनर्गठन आयोग। तो ये 2 चैप्टर अपने को इस टॉपिक से स्टार्टिंग करने हैं। तो कह रहा हूं भारत का सामान्य परिचय में पहला जो हेडिंग है वो है भारत का एकीकरण, और एकीकरण की स्थिति को ये 2 टॉपिक्स आप पे क्लियर करेंगे, रियासतों का विलय और राज्य व यूटी का निर्माण। क्वेश्चन आपसे पूछता है भारत में कुल कितनी रियासतें थी 1947 में आजादी के समय? तो 565 रियासतें थी। इन 565 रियासतों को भारत में मिलाने के लिए एक विभाग बनाया गया और इस विभाग का नाम आता है जी रियासती विभाग। रियासती विभाग, इस रियासती विभाग का गठन हुआ था 5 जुलाई 1947 को। रियासती विभाग यानी कि भारत में जितने भी राजा महाराजा हैं उनको किस में शामिल कर लिया जाएगा? भारत में शामिल कर लिया जाएगा। इसके लिए एक विभाग बनाया गया जिसका नाम था रियासती विभाग। इसका गठन हुआ 5 जुलाई 1947 को। इसमें अध्यक्ष के रूप में इसमें 3 सदस्यीय कमेटी थी और 3 सदस्यों की कमेटी में अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके क्या थे जी? अध्यक्ष थे। दूसरा पॉइंट, इसमें एज ए सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो उस समय भारत में वाइसराय का पद समाप्त कर दिया गया था और क्या बन चुके थे? गवर्नर जनरल बन चुके थे, और अंतिम भारतीय गवर्नर अंतिम ब्रिटेन के गवर्नर जनरल थे, लेकिन उस समय भारतीयों की सहायता की थी। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन एज ए सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे यहाँ पर इस विभाग में। और तीसरे एक अन्य सदस्य थे जिनका नाम था वीपी मेनन। तीसरे का क्या नाम है जी? वीपी मेनन। ठीक है भाई। रियासतों का विलय किसने किया भारत में? रियासती विभाग ने किया। रियासतों का विलय कौन सा विभाग करेगा? रियासती विभाग। रियासती विभाग गठन कब हुआ था? 5 जुलाई 1947 को हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें भारत का क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष किन्हें कहते हैं? तो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है जी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है। कैसे? क्योंकि इन्होंने भारत की 565 रियासतों के लिए इस विभाग में क्या कहा था? इन्होंने कहा कि भारत की जो 565 जो रियासतें हैं ना जी, 1947 में कितनी रियासतें होती है भारत में? 565 रियासतें। इन 565 रियासतों के लिए इन्होंने ये कहा कि ये 565 रियासतें यहाँ के जो राजा महाराजा हैं वो चाहे तो भारत में मिल जाए, चाहे पाकिस्तान में मिल जाए, या उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है ये। और यदि वो चाहे तो क्या रह सकते हैं जी? स्वतंत्र रह सकते हैं। क्या रह सकते हैं? आज़ाद रह सकते हैं। लेकिन स्वतंत्र वही रियासतें रहेंगी, लेकिन स्वतंत्र वही रियासतें रहेंगी जिनके पास 10 लाख से अधिक की जनसंख्या हो, 10 लाख से अधिक की जनसंख्या हो और 1 करोड़ वार्षिक आय हो। 1 करोड़ जिनके पास वार्षिक आय होगी। भाई जो राजा महाराजा है वो तो हमेशा यही चाहेगा ना मैं तो आज़ाद रहूं। भाई क्यों भारत में मिलेंगे, क्यों पाकिस्तान में मिलेंगे? लेकिन आज़ाद रहने के लिए भी इस विभाग ने एक घोषणा कर दी, और घोषणा के तहत इसने क्या कह दिया कि रियासती विभाग की घोषणा में इसने ये कहा भारत की 565 रियासतों को भारत मिलना पड़ेगा, पाकिस्तान मिलना पड़ेगा, या सभी रियासतें चाहे तो आज़ाद रह सकती है। लेकिन आज़ाद वही रियासतें रहेंगी जिनके पास 10 लाख की जनसंख्या होगी और 1 करोड़ की क्या होगी जी? वार्षिक आय होगी। अब ये रियासतें आज़ाद रहेंगी, बाकी सभी को या तो भारत मिलना पड़ेगा या पाकिस्तान मिलना पड़ेगा। पॉइंट देखिएगा, जहां हिंदू बहुल्य क्षेत्र था, हिंदू जनसंख्या जहां पर ज्यादा थी वो तो भारत मिलना चाहेगी। भाई जब स्वतंत्र रह ही नहीं रहेंगे तो बाकी को भारत या पाकिस्तान मिलना पड़ेगा। जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था उनको कहां पर मिलना था जी? पाकिस्तान में मिलना था। क्लियर है जी पॉइंट यहां तक? तो आगे देखिएगा, वे रियासतें जो स्वतंत्र रहने की घोषणा करेगी, इन 565 रियासतों में से वे रियासतें जो आजाद रहने की घोषणा करती है, तो 3 रियासतें आजाद रहने की घोषणा करेंगी। एक है जी जम्मू कश्मीर, दूसरी है जूनागढ़, ये जूनागढ़ जो है गुजरात राज्य में है, जूनागढ़। तीसरा आता है भाई इसमें हैदराबाद,
तीसरे आते हैं हैदराबाद। पॉइंट टू पॉइंट समझते चलिएगा और उम्मीद है आपको अच्छे से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। जम्मू कश्मीर जो था ना जी, यहाँ पर उस समय राजा हुआ करते थे, उनका नाम था हरि सिंह। तो जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? हरि सिंह। जूनागढ़ में उस समय मुस्लिम नवाब थे, उनका नाम था उस्मान अली खां। तो उस्मान अली खां उस समय ये जूनागढ़ के राजा थे, नवाब थे। हैदराबाद में स्थिति ये थी कि वहां पर निजाम था और निजाम का ही इसका क्या था जी, नवाब था, इसका नाम था निजाम अली। तो निजाम अली जी यहाँ के नवाब हैं। हरि सिंह जो था ये रियासत बोली जी हम तो आज़ाद रहेंगी, जूनागढ़ रियासत बोली जी आज़ाद रहेंगे और हैदराबाद रियासत भी क्या बोली, आज़ाद रहेंगे। आज़ाद क्यों रहेंगे? क्योंकि इनके पास 10 लाख से अधिक की क्या है, जनसंख्या और 1 करोड़ की इनके पास क्या है जी, वार्षिक आय है। पॉइंट यह है कि भारत की कितनी रियासतों ने आज़ाद रहने की घोषणा की? तो 3 रियासतों ने आज़ाद रहने की घोषणा की, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद रियासतें। बाकी सभी रियासतों किस में मिलना था? भारत में मिलना था या पाकिस्तान में मिलना था। अब जहां मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा थी वो लोग ये चाहते थे कि हम पाकिस्तान में जाएं, और जहां हिंदू जनसंख्या ज़्यादा थी वो लोग ये चाहते थे हम भारत में मिले। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या प्लानिंग की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह कहा कि जो 565 रियासतों के राजा, अभी तीनों को छोड़ दो आप, ठीक है जी, 562 रियासतें, अभी इन तीनों को बाद में देखिएगा। 562 रियासतों के जो राजा थे, इन राजाओं के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 565 राजाओं के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा एक योजना लागू करवा दी गई, और इस योजना का क्या नाम है जी, प्रिवी पर्स योजना। क्या नाम है भाई? प्रिवी पर्स योजना। ये जो प्रिवी पर्स योजना थी ना, इसमें यह कहा गया कि जो भी राजा है उसको पेंशन मिलेगी। जैसे जयपुर के राजा थे तो जयपुर के राजा को 20 लाख रुपए दे दिए, जोधपुर के राजा है इनको 25 लाख रुपए दे दिए। इस प्रकार से इनको राजाओं को क्या दिया गया? पैसा दिया गया, ठीक है जी। झांसी के राजा है तो उनको पैसे दे दिए गए और कहा कि आप किस में मिल जाओ? भारत में मिल जाओ। इस प्रकार से धीरे धीरे सारी रियासतों को भारत में मिलाने का प्रयास किया गया। इन 565 रियासतों में से सबसे पहले मिलने वाली जो रियासत थी भारत संघ में, उस रियासत का नाम आता है जी बांसवाड़ा रियासत। कौन सी रियासत आएगी भाई? बांसवाड़ा रियासत। और बांसवाड़ा रियासत का उस समय राजा होता था, उसका नाम था चंद्रवीर सिंह। क्या नाम था? चंद्रवीर सिंह। देखो मैं आपको हिस्ट्री में लेकर नहीं जा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ये सामान्य परिचय ही टॉपिक है, और इस टॉपिक में से जब आपको भारत का एकीकरण टॉपिक समझ में आएगा, उसी के बाद आपकी नींव जो होगी ना जी, वो कंप्लीट होगी। तो भारत का एकीकरण टॉपिक में अपन ने अभी तक ये पढ़ा है कि भारत जो था उस पर किसने कंट्रोल कर रखा था? भारत की जनता पर पहले राजा महाराजा कंट्रोल करते थे, उसके बाद मुगल वंश ने कंट्रोल किया, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का हमने, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को आजाद करती है 1947 में, उसमें भारत में 565 रियासतें होती थी। इन 565 रियासतों को भारत में मिलाने का जो काम करता है, तो उसके लिए एक पॉइंट आया, रियासतों का विलय। रियासतों का विलय किस विभाग के द्वारा किया गया था? रियासती विभाग के द्वारा किया गया। कब गठन हुआ था? 5 जुलाई 1947 को। किसकी अध्यक्षता में? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। इन्हें भारत का क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। इस विभाग ने यह घोषणा की कि भारत की 565 रियासतों या तो भारत में मिलना पड़ेगा, पाकिस्तान मिलना पड़ेगा, या स्वतंत्र रहेंगी। स्वतंत्र वो रियासत रह सकती है जिनके पास 10 लाख की जनसंख्या होगी और 1 करोड़ की वार्षिक आय होगी। इनमें से स्वतंत्र रहने वाली रियासतें 3 आएंगी, और 3 रियासतों में पहली रियासत थी जम्मू कश्मीर, दूसरी रियासत थी इसमें हैदराबाद, और तीसरी रियासत कौन सी आएगी जी? जूनागढ़ रियासत। अब ये पॉइंट मैंने आपको बताया कि उस समय क्या संख्याएं थी। यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो थे ना जी, यहाँ पर उस समय हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे और मुस्लिम जनसंख्या भी थी। अब इन्होंने पहले ही कह दिया कि हम स्वतंत्र रहेंगे, तो हिंदू जनसंख्या भी और मुस्लिम जनसंख्या भी। जूनागढ़ में भी यही स्थिति है, लेकिन हिंदुओं की संख्या क्या थी इसमें? ज्यादा, और यहाँ पर मुस्लिम वर्ग की संख्या क्या थी जी? ज्यादा। तो हिंदू जनसंख्या कहाँ पर ज्यादा है? जूनागढ़ में। और मुस्लिम जनसंख्या कहाँ पर ज्यादा आती है? हैदराबाद। ये जूनागढ़ कहाँ पर है? गुजरात वाले क्षेत्र में, और हैदराबाद आपको पता ही है तेलंगाना वाले में जी। इस प्रकार से अपना पॉइंट यहाँ तक आया। अगला पॉइंट हमने पढ़ा, इन रियासतों को भारत में मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक योजना लागू कर दी। इस योजना का नाम था प्रीवी पर्स योजना। इस प्रीवी पर्स योजना में इनको क्या दिए गए? पैसे दिए गए। और आपको बता दूं, ये प्रीवी पर्स योजना जो थी 24वें संविधान संशोधन 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा समाप्त कर दी गई थी। लागू किसने करवाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, इन्होंने कहा कि प्रीवी पर्स योजना के तहत इन राजा महाराजाओं को भारत में मिला लो। तो कितनी रियासतों
ने भारत में विलय किया। 562 रियासतों ने भारत में विलय कर दिया प्रिवी पर्स योजना के तहत। पहली रियासत जो भारत में मिली थी उसका नाम था बांसवाड़ा रियासत, और बांसवाड़ा रियासत के राजा हुआ करते थे चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह ने यह कहा था, मैं भारत पर हस्ताक्षर कर रहा हूं या भारतीय रियासत में विलय कर रहा हूं तो मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है किस रियासत के राजा ने कहा था कि मैं भारत पर मिलने जा रहा हूं और अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये चंद्रवीर सिंह ने कहा था, बांसवाड़ा रियासत के राजा थे जी। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आएगा यहां तक का पॉइंट। आगे पढ़ते हैं, जो स्वतंत्र रहने वाली रियासतें थी इनको भारत में कैसे मिलाया गया था। तो वे रियासतें जो स्वतंत्र रहेंगी, तो स्वतंत्र रहने वाली जो रियासतें थी वो अपने सामने कितनी रियासत आ गई जी, 3, और 562 रियासतों को भारत में ला लिया गया प्रिवी पर्स योजना के तहत। पहली रियासत है जी जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या थी वो देखिएगा। जम्मू कश्मीर में राजा का नाम था हरि सिंह, और यहाँ पर हिंदू व मुस्लिम दोनों लोग रहा करते थे, यानी कि हिंदू भी ज्यादा थे तो मुस्लिम भी कम नहीं थे। बहुसंख्यक में इनको अपन नहीं गिन सकते, हिंदू व मुस्लिम दोनों की संख्या यहाँ पर लगभग हिंदुओं की ज्यादा थी, मुस्लिमों की कम थी। लेकिन फिर भी राजा कौन थे, यहाँ के हिंदू वर्ग के राजा थे। हरि सिंह हिंदू राजा है भाई, ठीक है, पॉइंट आप समझिएगा। ये लगभग आप ये समझ लो अपना भारत है। अब ये भारत जो है इससे एक नया देश बना, उस देश का नाम आपको पता ही है जी, नए देश का क्या नाम है, पाकिस्तान। कौन सा देश बना, पाकिस्तान नया देश बना। आपको पता है भारत से अलग होकर के पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, और पाकिस्तान किसको कब आजाद हुआ था, 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। और अपना भारत देश कब आजाद हुआ था जी, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। आर्मी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप यहाँ पे याद रखिएगा कि पाकिस्तान के एक दिन के प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो दोस्तों पाकिस्तान का एक दिन का प्रधानमंत्री बना था लियाकत अली खां। क्या नाम था जी इसका, लियाकत अली खां। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं, और 15 अगस्त को उनका पद हटा करके यहां पर 15 अगस्त 1947 को देश पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बना दिए गए, जिनका नाम था जी मोहम्मद अली जिन्ना। अब आप कहोगे सर हमें पाकिस्तान थोड़ा पढ़ना है, भाई पाकिस्तान तो नहीं पढ़ना, लेकिन पाकिस्तान से रिलेटेड उस समय इन्होंने जम्मू कश्मीर पर जो आतंक मचाया था उसके बारे में आपको थोड़ा सा इसका रिव्यू दे रहा हूं। तो देश पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खां, दूसरे प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना। लियाकत अली खां जो था इसने 14 अगस्त 1947 को शपथ ग्रहण की, 15 अगस्त को इसका पद समाप्त कर दिया गया। यानी एक दिन का प्रधानमंत्री कौन बन करके आए थे, तो लियाकत अली खां एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बने। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान की जो सेना है ना जी, यहां पर ऊपर आता है लद्दाख वाला क्षेत्र, ये लद्दाख है, और इस लद्दाख वाले क्षेत्र पर इन्होंने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। नीचे क्या है जी, जम्मू कश्मीर। लद्दाख वाला जो क्षेत्र है इस पर किसने अधिकार कर लिया, पाकिस्तान की सेना ने। यानी कि पाकिस्तान की सेना इस लद्दाख वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लेती है, और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख किसके क्षेत्र में आते थे, तो आपको बता दूं जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला जो क्षेत्र था, ये लद्दाख वाला क्षेत्र था जम्मू कश्मीर रियासत के अंतर्गत ही आता था, जिसको आज वर्तमान में क्या कहा जाता है जी, पीओके। और इसी पीओके पर एक काराकोरम पर्वत श्रेणी है, जिस पर भारत की और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है, गॉडविन ऑस्टिन, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे जी। तो लद्दाख वाले क्षेत्र के आधे वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, किसने अधिकार कर लिया, पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया। इसको आज कहा जाता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर क्षेत्र है जी। इस पर अधिकार कर लिया किसने, पाकिस्तान ने। जैसे ही पाकिस्तान ने लद्दाख वाले क्षेत्र पर अधिकार किया, ये जो जम्मू कश्मीर का राजा था हरि सिंह, ये सहायता मांगने के लिए, क्या करने के लिए, सहायता प्राप्त करने के लिए भारत में भाई प्रस्ताव लेकर के आए। और भारत के उस समय प्रधानमंत्री कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान से पॉइंट देखते चलिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हरि सिंह जो थे ये सहायता मांगने के लिए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आए, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कूटनीति करते हुए हरि सिंह से ये कहा कि हरि सिंह जी आप भारत में विलय कर लो, भारत में आप क्या कर लो, विलय। तब हरि सिंह ने ये कहा, बोले जी एक ऐसा कुछ पॉइंट बनाओ कि हम भारत का हिस्सा भी बन जाए और आज़ाद भी रहे। तो भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आपको एक आर्टिकल है धारा 370 इसके तहत, और एक आर्टिकल है जी अनुच्छेद 35A, इसके तहत जम्मू कश्मीर जो होगा ना ये भारत का एक अंग बन जाएगा। और अंग भी कैसा बनेगा, अभिन्न अंग होगा, और इसको हम क्या प्राप्त करेंगे, एक राज्य का दर्जा देंगे। तो क्या प्रदान कर
दिया जी, यहाँ पर राज्य का दर्जा दे दिया। लेकिन इसी धारा 370 में ये लिखा था, यहाँ धारा 370 में लिखा था कि यहाँ पर दोहरी प्रकार की सरकार होगी। अगला पॉइंट, यहाँ पर दोहरी प्रकार की सरकार होगी, यानी कि एक तो यहाँ पर जो सरकार बनती है केंद्र सरकार का भी रूल चलेगा और जम्मू कश्मीर का भी सरकार चलेगी। दोहरी प्रकार की कार्यपालिका होगी। अब आप कहोगे सर ये तो अपने यहाँ पर भी रूल है, हाँ है, लेकिन वहां पर दोहरी प्रकार की सरकार का जो था जम्मू कश्मीर की खुद की सरकार होगी, वहां पर जम्मू कश्मीर की खुद के ही शासन व्यवस्था होगी जी, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा दोहरी प्रकार की नागरिकता, दोहरी प्रकार की नागरिकता भी इसी में आएगा, दोहरी नागरिकता। अब दोहरी नागरिकता है, दोहरी प्रकार की सरकार है, और ये अपवाद में अब अपने सामने था जी, ठीक है। पॉइंट 2 देखिएगा, जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे। हरि सिंह की से लद्दाख वाले क्षेत्र पर जब अधिकार कर लिया गया तो सहायता मांगने के लिए किसके पास आए? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू कूटनीति से कहा कि आप धारा 370 अनुच्छेद 35(1) के तहत भारत में मिल जाओ और जम्मू कश्मीर भारत के एक राज्य का दर्जा दिया जाएगा, अभिन्न अंग होगा और हम आपकी सिक्योरिटी करेंगे। तो धारा 370 को भारत में क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। कब लागू किया गया था? तो 26 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर करने वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और यहां से हस्ताक्षर करने वाले कौन थे जी? हरि सिंह। हरि सिंह और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर रियासत को किसका राज्य बना दिया, किसका अंग बना दिया? भारत का अंग बना दिया। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। पॉइंट आप चाहते हैं दोबारा से देख लेते हैं। पाकिस्तान वाले क्षेत्र 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। यहाँ का एक दिन का प्रधानमंत्री लियाकत अली खां बना। उसके बाद नए प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना बने। मोहम्मद अली जिन्ना ने सेना को भेजा और लद्दाख वाले क्षेत्र पर क्या किया? जिन्होंने अधिकार कर लिया। ये लद्दाख किसके कंट्रोल में आता था, किसकी रियासत के अंतर्गत आता था? जम्मू कश्मीर रियासत के अंतर्गत आता था। तो हरि सिंह सहायता मांगने के लिए किसके पास आया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास आया। नेहरू ने इनको ये कहा कि आप भारत में मिल जाओ। तो भारत में मिलो तो इस प्रकार से मिलो कि आप भारत का अंग भी बन जाए और भारत में आप स्वतंत्र रियासत भी रह सके। तो स्वतंत्र रियासत की बात सुनकर के हरि सिंह खुश हो गए और इसको धारा 370 अनुच्छेद 35(1) के तहत भारत में मिला लिया गया। दोहरी प्रकार की नागरिकता है, दोहरी प्रकार की शासन व्यवस्था है, दोहरी प्रकार की वहां पे सरकार होती है, दोहरे प्रकार के राष्ट्रीय ध्वज, दोहरी प्रकार की राष्ट्रगीत, दोहरे प्रकार के राष्ट्रगान। इसी प्रकार से यदि उन लोगों के अधिकार और दिया गया कि वो लोग, आज की बात नहीं कर रहा, ये 2019 से पहले की बात है। एक पॉइंट और बताऊंगा आपको मैं, उस टाइम की बता रहा हूं, 26 अक्टूबर 1947 की 1947 की बात बता रहा हूं जी आपको, जो बता रहा हूं जम्मू कश्मीर वाली। तो यहां पर ये पॉइंट और था, यदि भारतीय लोग जैसे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं ये वहां पर भारतीय राष्ट्र ध्वज का अपमान करते हैं तो इनके साथ किसी प्रकार से कोई दंड नहीं दिया जाएगा। राष्ट्रगीत राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, कोई दंड नहीं दिया जाता था। यानी कि एक तरफ भारत का झंडा भी लहराएगा, एक तरफ जम्मू कश्मीर का झंडा भी लहराएगा। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से झंडे को माने। इस प्रकार से पॉइंट था जी। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाल के देखिएगा, पॉइंट लिखवा रहा हूं। 31 अक्टूबर 2019 को, कब जी? 31 अक्टूबर 2019 को अपने नए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, नरेंद्र मोदी के द्वारा और अमित शाह के द्वारा राज्यसभा में एक बिल पेश किया गया। उस बिल में क्या लिखा था कि धारा 370 या अनुच्छेद 35(1) को समाप्त करने का प्रावधान है। साथ ही साथ अनुच्छेद 35 और धारा 370 को समाप्त करने का प्रावधान है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर जो होगा ये भारत का ही अंग है और जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटा करके यहां हम इसको यूटी बना रहे हैं। तो J&K को इस दिन क्या बना दिया गया? यूटी बना दिया गया। और दूसरा यूटी और बनाया गया और उस यूटी का क्या नाम आता है जी? लद्दाख। तो आज जो आधे लद्दाख पर जो अधिकार है वो POK का है और आधा लद्दाख जो किसके कंट्रोल में आता है जी? भारत के कंट्रोल में आता है। भारत वाले इस POK वाले को भी अपने ही हिस्सा मानते हैं। क्यों? क्योंकि जब आजाद जम्मू कश्मीर रियासत थी तो इस जम्मू कश्मीर के अंतर्गत ही लद्दाख आता था और लद्दाख और जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करवाया गया था, हरि सिंह के द्वारा करवा दिया गया था। लेकिन लद्दाख वाले से जो लद्दाख का क्षेत्र जो आज POK में आता है, इस पर अधिकार कौन जमाता है जी? पाकिस्तान अपना अधिकार जमाता है। तो दोस्तों 2019 से पहले 31 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, साथ ही साथ राष्ट्रपति जो अपने थे उस समय रामनाथ कोविंद, इनके द्वारा धारा 370 को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया है। क्लियर है जी पॉइंट। और आज यहां पर दोहरी प्रकार की नागरिकता नहीं है, दोहरी प्रकार की सरकार नहीं है, दोहरी प्रकार की शासन व्यवस्था नहीं है। आज जो एक दिल्ली यूटी में या अपन देखिएगा
तीन मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाई उसमें अच्छे से पढ़ाया था, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी, इन तीनों में राज्यसभा की भी सीटें होंगी और तीनों में विधानसभा की भी सीटें होंगी। सीटें भी हमने बताई थी। तो वही जो पॉइंट है 70, 30 और 90, इस प्रकार सीटों का विभाजन किया गया था। अभी जो 2024 में अब जो चुनाव होंगे उसमें आप देखिएगा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीट 90 आ जाएंगी, और आपको पता ही है दिल्ली की जो विधानसभा की सीट है वो 70 आती है, पुडुचेरी की जो विधानसभा की सीट है जी वो 30 आती है। ऐसे इनमें राज्यसभा की जो सीटें आती है, जम्मू कश्मीर में 4 सीट हो जाएंगी, दिल्ली में 3 हो जाएंगी, 1 पुडुचेरी में हो जाएगी। तो जो स्थिति आज दिल्ली पुडुचेरी की है वो किसकी हो चुकी है, अब जम्मू कश्मीर की भी हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको जम्मू कश्मीर समझ में आया होगा कि किस प्रकार से इसको भारत का हिस्सा बनाया गया। दूसरी रियासत है जी जूनागढ़। जूनागढ़ जो रियासत थी, इस जूनागढ़ रियासत के जो राजा थे आपने पढ़ा था अभी उस्मान अली खां। तो जूनागढ़ रियासत के राजा कौन थे, उस्मान अली खां थे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी थी, तो यहाँ पर हिंदू लोग भी थे और हिंदुओं की सर्वाधिक जनसंख्या, बिल्कुल जी, किसकी सर्वाधिक जनसंख्या, हिंदुओं की सर्वाधिक जनसंख्या, बहुसंख्यक थे हिंदू। लेकिन नवाब कैसा था, मुस्लिम नवाब था जी। ठीक है, नवाब कैसा था, मुस्लिम नवाब था। तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कहा इस रियासत को भारत में मिलाना है। तो कैसे मिलाएंगे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में यहाँ पर जनमत संग्रह करवाया गया, मतदान प्रणाली अपनाई गई। तो जनमत संग्रह या मतदान प्रणाली के आधार पर, जनमत संग्रह या मतदान प्रणाली के आधार पर इस रियासत को भी के आधार पर 26 अक्टूबर उसी तारीख है 26 अक्टूबर 1947 को जूनागढ़, और जूनागढ़ स्थान कहाँ पे है जी, गुजरात में। जूनागढ़ रियासत को भारत में मिला लिया गया, जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया, भारत में मिला लिया गया। ठीक है जी, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट। भारत में मिला लिया गया, किस आधार पर मिलाया गया था, जनमत संग्रह के मतदान प्रणाली के आधार पर मिलाया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखिएगा, जनमत संग्रह सबसे पहले कौन सी रियासत में लागू किया गया, तो जनमत संग्रह के तहत सबसे पहले किस रियासत को भारत में मिलाया गया था, मणिपुर रियासत को वोट डाल करके सबसे पहले भारत में मिलाया गया था। उन 562 रियासतों में से एक रियासत थी मणिपुर रियासत जी। तो सबसे पहले जनमत संग्रह कहां पर हुआ था, तो जी सबसे पहले जनमत का अर्थ लोगों के द्वारा वोट दिया गया, और यहां पर फर्स्ट जनमत संग्रह हुए थे मणिपुर में, लोगों के द्वारा वोट दिया गया और हिंदू संख्या ज्यादा है तो जाहिर सी बात है किस में मिलेंगे, ये आप भारत में मिल जाएंगे। तो जनमत संग्रह के द्वारा इस प्रकार से जिसको यहाँ पर मिला लिया गया। तीसरी रियासत थी इसमें हैदराबाद रियासत। अपन कंटिन्यू पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को। हैदराबाद रियासत जो थी, इस हैदराबाद रियासत का जो वहाँ पर नवाब होता था उसका नाम था जी निज़ाम अली। क्या नाम है भाई, निज़ाम अली। अब ये सबसे बड़ा सरदर्द है। सबसे बड़ा सरदर्द क्यों है, क्योंकि उस समय नवाब भी मुस्लिम और जनसंख्या भी यहाँ पर क्या है जी, मुस्लिम। और आपको पता है आज भी हैदराबाद में सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है। तो निज़ाम अली नवाब, मुस्लिम भी यहाँ पर जनता, तो जाहिर सी बात होगी ये तो भारत में मिलने वाली ही नहीं है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर एक कार्यवाही की, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा एक कार्यवाही की गई। उस कार्यवाही का नाम आपने सुना भी होगा, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो या सैन्य कार्यवाही। ऑपरेशन पोलो या सैन्य कार्यवाही के तहत 18 सितंबर 1948 को 18 सितंबर 1948 को इस रियासत को भी भारत में मिला लिया गया। भारत में मिला लिया गया। ये पॉइंट है दोस्तों आपका हैदराबाद रियासत का, और ये एक चैप्टर हमने पढ़ा है भारत का एकीकरण वाले पॉइंट में। वे रियासत जो स्वतंत्र रहने घोषणा करेंगी तीन,
जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। जम्मू कश्मीर में तो वहां पर धारा 370 के तहत भारत में मिले थे, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके मिली है। जूनागढ़ वह रियासत है जो मतदान प्रणाली के आधार पर भारत में मिली है, और हैदराबाद वो है जहां पर ऑपरेशन पोलो या सैन्य कार्रवाई के तहत 18 सितंबर 1948 को यानी पूरे हैदराबाद को एक छावनी के रूप में चेंज कर दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने छावनी के रूप में चेंज करने का था कि पूरी आर्मी को वहां पर उतार दिया। बोले जी जो भी बाहर निकले सीधा शूट एंड आउट कर दो जी, सीधा शूट करो और सीधा कनपट्टी पे बंदूक रख करके नवाब के, और इसको भारत में क्या कर लिया गया, मिला लिया गया जी। तो ये पॉइंट है जी अपना भारत का एकीकरण टॉपिक का, इसको मिलाया गया था विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके। तो आप अच्छे से बता सकते हैं जम्मू कश्मीर रियासत के राजा हरि सिंह थे, हिंदू मुस्लिम, हिंदू भी लोग मुस्लिम भी लोग, लगभग ज़्यादा किसकी, हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी। तो इसको कैसे मिलाया गया था भारत में, तो दोस्तों विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके इसको भारत में मिलाया गया। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके इसको भारत में मिलाया गया, हस्ताक्षर करके भारत में मिलाया गया, भारत में मिलाया। जूनागढ़ गुजरात वाला है, इसको कैसे मिला है अभी पढ़ा था। तो हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी और हिंदुओं ने यहाँ पर क्या किया, मतदान किया, जनमत संग्रह हुआ, और जनमत संग्रह के तहत यहाँ पर इसको क्या किया गया, भारत में मिलाया। अगला है जी मुस्लिम, जनसंख्या ज़्यादा, नवाब भी मुस्लिम, तो यहाँ पर क्या किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑपरेशन पोलो चलाया जी। ऑपरेशन पोलो का ही दूसरा नाम आता है सैन्य कार्यवाही। तो ऑपरेशन पोलो या सैन्य कार्यवाही के तहत इसको किस में मिला लिया गया, भारत में मिला लिया गया। तो ऑपरेशन पोलो या सैन्य कार्यवाही के तहत भारत में मिलने वाली रियासत कौन सी थी, हैदराबाद रियासत थी। ठीक है जी, पॉइंट टू पॉइंट अपन चल रहे हैं। हेडिंग अपना था भारत का एकीकरण। एकीकरण कैसे होगा, भारत की 565 रियासतें थी, रियासतों को भारत में मिलाया जाएगा। मिलाने के लिए एक विलय करने के लिए एक विभाग बना, रियासती विभाग। रियासती विभाग ने कहा कि रियासतें चाहे तो भारत में मिल जाए, चाहे पाकिस्तान मिल जाए, चाहे आज़ाद रह जाए, लेकिन आज़ाद वही रियासत रहेंगी जिनके पास जनसंख्या 10 लाख से अधिक की होगी, 1 करोड़ की वार्षिक आय होगी। इस शर्तों को मानने के लिए 3 रियासतें रेडी होगी, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद रियासत। यहाँ जम्मू कश्मीर को मिलाया गया धारा 370 जोड़ करके, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके। जनमत संग्रह ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था, इसमें उस्मान अली खान की जूनागढ़ को, और ऑपरेशन पोलो या सैन्य कार्रवाई के तहत इसमें मिलाया गया था हैदराबाद निजाम अली को जी। उसके बाद बची 562 रियासतें जो थी, इनको प्रीवी पर्स योजना के तहत भारत में मिला लिया गया था, और इस प्रीवी पर्स योजना लागू किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इस प्रीवी पर्स योजना को समाप्त किसके द्वारा किया गया था, ध्यान से पॉइंट देखिएगा। तो समाप्त किया गया एक संविधान संशोधन करके, 24वां संविधान संशोधन 1971 में, और 24वां संविधान संशोधन किसके द्वारा किया गया था जी, इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। तो 24वें संविधान संशोधन 1971 में इस प्रीवी पर्स योजना को समाप्त कर दिया गया। राजा महाराजाओं को दी जाने वाली पेंशन को समाप्त कर दिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। पहली रियासत मिलने वाली बांसवाड़ा रियासत थी। चंद्रवीर सिंह ने हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं भारत में मिल रहा हूं और अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। अंतिम रियासत आपके सामने है ही, हैदराबाद रियासत को क्या किया जी, भारत में मिला लिया गया। दोस्तों ये पॉइंट था आपका भारत का एकीकरण टॉपिक का। इस टॉपिक के बाद अगला जो अपना टॉपिक आता है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। पहले टॉपिक को पढ़ा भारत का एकीकरण, दूसरा चैप्टर पॉइंट जो आता है दोस्तों इसमें भारत का नामकरण, यानी कि हमारे देश का किस प्रकार से नामकरण हुआ। तो भारत का नामकरण, भारत का नामकरण दोस्तों पॉइंट ये है भारत के नामकरण टॉपिक का कि अपने देश पर उस समय, आप पहले स्टार्टिंग करता हूँ ऋग्वेद वेदों से, एक वैदिक सभ्यता आई थी। भाई अपन एक प्राचीन काल के भारत के इतिहास चैप्टर में हमने एक पॉइंट पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। उसी वैदिक सभ्यता का छोटा सा पॉइंट अपने सामने यहाँ पर है कि एक सभ्यता आई थी, उस सभ्यता का नाम था जी वैदिक सभ्यता। ये वैदिक सभ्यता के जो लोग थे यहाँ पर निर्माता थे आर्य। तो वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन आए, आर्य आए। ये वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य जो थे ना, ये मध्य एशिया की एक जाति थी। कहाँ की जाति थी, मध्य एशिया की, ऐसा मैक्स मुलर ने बताया था। मैंने आपको क्लियर इस बातों के बारे में बता दिया था। और तिब्बत या अंटार्कटिका से आए हुआ इनको बताया गया था दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। तो आर्य जाति के जो लोग थे, ऐसा कहते हैं कि इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनके ऊपर आक्रमण किया। ये बात सही है नहीं है, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता नदी में बह चुकी थी, बाढ़ आ चुकी थी, इस वजह से कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। तो आर्य जाति के द्वारा यहाँ वैदिक सभ्यता की स्थापना की गई। सिंधु
घाटी सभ्यता के स्थान पर इन आर्यों ने जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर इन्होंने वेदों की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना की जी? वेदों की स्थापना करी। इन वेदों का यहाँ पर जिक्र क्यों कर रहा हूं? तो क्योंकि अभी आपको समझ में आएगा। तो 4 प्रकार के वेद होते हैं, आपको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, तीसरा आता है जी सामवेद, और चौथा है भाई इसमें अथर्ववेद। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये जो ऋग्वेद है ना, इस ऋग्वेद में हमारे देश का नाम मिलता है, इसलिए मैंने यहाँ पर जिक्र किया है। तो ऋग्वेद में हमारे देश के लिए क्या नाम मिला था? जम्बू द्वीप। क्या नाम मिला जी? जम्बू द्वीप मिला है। ठीक है, ये वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, वैदिक सभ्यता के लोग थे। निर्माता कौन थे वैदिक सभ्यता के? आर्य। और ये आर्यों का जो नहने का जो स्थान था ना, वो बोला जाता है सप्त सैंधव क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है जी? सप्त सैंधव क्षेत्र। ये सप्त सैंधव क्षेत्र जो है ना, आज वर्तमान में भारत व अफगानिस्तान के मध्य में स्थित है, या कुछ हिस्सा पाकिस्तान वाला। तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के मध्य में स्थित है जी। ठीक है, अगला पॉइंट, इस सप्त सैंधव, सप्त का अर्थ होता है 7, और सैंधव यानी सिंधु नदी की सहायक नदियां, 7 सिंधु नदी की सहायक नदियां, उनके क्षेत्र पर निवास किया था। पॉइंट टू पॉइंट आप समझते चलिएगा। एक नदी आपने पढ़े, अभी टॉपिक भी आएगा अपना भौतिक प्रदेशों में, उसमें पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। उसमें 6 बड़ी नदी आती है। एक नदी आती है जी सिंधु नदी, दूसरी बड़ी नदी आती है झेलम नदी, तीसरी नदी आती है इसमें चिनाब नदी, चौथी नदी आती है इसमें रावी नदी, 5वीं नदी है भाई इसमें व्यास नदी, और छठी नदी आती है इसमें सतलज नदी। अब यहाँ पर जब आपको मैंने वैदिक सभ्यता पढ़ाई थी, उसमें नदियों के उपनाम भी पढ़ाया था जो वैदिक सभ्यता में मिलती है। और 7वीं नदी इसमें आती है जी सरस्वती नदी। ये सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है। इसके स्थान जो क्षेत्र था, आज उस पर घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है। झेलम नदी को इसी वैदिक सभ्यता के लोग किस नाम जानते थे? वितस्ता कहते थे। चिनाब को अस्कनी कहते थे, रावी को पेपासा कहते थे, रावी को परुषणी कहते थे, व्यास को पिपासा कहा जाता था, और सतलज को सतुद्री कहते थे। और वैदिक सभ्यता की सबसे पवित्र जो नदी होती थी वो सरस्वती नदी होती थी। है जी। ये पॉइंट टू पॉइंट, इस वैदिक सभ्यता में 3 बार इस सरस्वती नदी का क्या मिलता है? प्रयोग मिलता है। तो ये वैदिक सभ्यता के लोगों का निवास स्थान सप्त सैंधव क्षेत्र था। इस कारण से, और निर्माता इसके आर्य थे, इसलिए वैदिक सभ्यता में हमारे देश का नाम क्या मिलता है? तो दोस्तों, वैदिक सभ्यता में हमारे देश का जो नाम मिलता है वो मिलता है आर्यों के निवास स्थान करने के कारण यह नाम मिला आर्यवर्त। क्या नाम मिला जी? आर्यवर्त। पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने क्लियर करता हुआ जा रहा हूं, और पेपर में आपको एज इट इज क्वेश्चंस मिलेंगे। तीसरा पॉइंट देखिएगा जी। अब मैंने आपको बताया था भारत पर विदेशी आक्रमणकारी टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ में आया। वो टॉपिक हिस्ट्री में हमने अच्छे से जिसके बारे में जिक्र किया था। इस साइड दोस्तों भारत के है ना पर हिमालय पर्वतमाला आती है जो नीचे तक फिर जाएगी अंडमान निकोबार में। इस साइड दोस्तों बंगाल की खाड़ी स्थित है। इस साइड भारत के अरब सागर, पानी पानी भरा हुआ है, और नीचे भी पानी है हिंद महासागर का। अब भारत पर जितने भी आक्रमणकारी आए वो उत्तर और पश्चिमी दिशा से आक्रमणकारी करने के लिए आए। कहां से आक्रमणकारी आए? उत्तर से और पश्चिमी दिशा पर आक्रमणकारी आए। यानी कि ये पाकिस्तान क्षेत्र, ये अफगानिस्तान क्षेत्र, इधर ईरान, इराक, यूनानी वाले क्षेत्र। तो ईरानी भारत पर आक्रमण करने के लिए आए। कौन आए जी भारत पर आक्रमण करने के लिए? ईरानी। जब ईरानी भारत पर आक्रमण करने के लिए आए, इन्होंने यहाँ पर ये देखा कि एक नदी बहती है, और उस नदी का क्या नाम है जी? सिंधु नदी। क्या नाम है भाई? सिंधु नदी। अब ये ईरानी जो थे ना, वो सैको बोलते थे है। सैको क्या बोलते थे? है। और जो दह होता है इसको बोलते थे ये दह। सैको बोलते थे है, और दैको क्या बोलते थे? दे। जैसे नदी अपनी यहाँ पर कौन सी है? सिंधु नदी। अब ये सिंधु नदी को क्या बोलेंगे? तो सैको क्या बोलेंगे? ये है, तो ही बन गया। फिर ने एज इट इज है। दैको क्या बोलेंगे? ये दे। तो नाम क्या पड़ गया जी? हिंदू। ईरानी जो लोग थे ये सैको है बोलते थे, और फिर धैको क्या बोलते हैं? दे बोलते हैं। जैसे स्कूल शब्द है, अब स्कूल शब्द को ये क्या बोलेंगे? हकूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? हकूल। और जैसे स्कूटर शब्द है तो हकूटर बोलेंगे उसको। सड़क है तो हड़क बोलेंगे। इस प्रकार से तो सैको है बोलते थे। इस वजह से ईरानियों के द्वारा भारत के लिए जिस नाम का प्रयोग किया गया वो क्या कहा गया? हिंदू।
सिंधु नदी को क्या बोलते थे, हिंदू बोलते थे, इसलिए ईरानियों ने भारत को क्या कहा है, हिंदू कहा है। और बाद में इस शब्द का बाद में यहाँ हिंदू लोगों की संख्या ज़्यादा थी और यहाँ पर स्थान शब्द लगा दिया और बाद में यही क्षेत्र क्या कहलाएगा, हिंदुस्तान। लेकिन इसको हिंदुस्तान के रूप में सर्वाधिक जो प्रचार प्रसारित करने वाले जो लोग थे ना जी, वो कौन से थे, तो मुगल वंश के लोगों ने कहा था ये हिंदुस्तान। लेकिन हिंदू के रूप में किसने कहा था, तो ईरानियों ने कहा था। अगला पॉइंट, एक आए जी यूनानी, कौन आए, यूनानी। यूनानियों के बारे में देखिएगा। अब जैसे सिंधु से ईरानी लोग व्यापार करने के लिए आए थे, ऐसे इस साइड से एक क्षेत्र आता है यूनान। कौन सा है जी, यूनान। इस यूनान का एक राजा था अलेक्जेंडर सिकंदर, या जिसे महान सिकंदर की भी उपमा दी गई है। वो जो महान सिकंदर राजा थे अलेक्जेंडर सिकंदर, उन सिकंदर के द्वारा यह पंजाब नदी, पंजाब में राजा पोरस के ऊपर आक्रमण किया गया था। तो उन्होंने भी देखा सिंधु नदी बड़ी महत्वपूर्ण नदी है और सिंधु नदी को वो इंग्लिश में क्या नाम बोलते थे, इंडस बोलते थे जी। यूनानी जो थे ये सिंधु को क्या बोलते थे, इंडस बोलते थे। तो इसी इंडस के नाम पर भारत का नाम क्या पड़ेगा, इंडिया नाम पड़ेगा। इन्होंने सिंधु को क्या बोला, इंडस बोला, और ये सिंधु को क्या बोलते थे, हिंदू बोलते थे। सिंधु को हिंदू बोलते थे ईरानी, और इंडस सिंधु को बोलते थे यूनानी। और बाद में धीरे धीरे नाम सुधरता गया और इंडस से भारत का क्या नाम आ गया जी, इंडिया नाम आ गया। क्लियर है भाई। अगला पॉइंट देखिएगा, एक महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। आपको पता है भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो महाभारत है। इसमें 1,00,000 श्लोक आते हैं। तो 1,00,000 श्लोक जो आते हैं और इसमें सारी जो कहानी है वो हस्तिनापुर की ही कहानी है, जो बाद में महाजनपदों के रूप में अपने टॉपिक में जाना था इसको। हस्तिनापुर जो था उसकी राजधानी हस्तिनापुर जो होती थी वो, तो हस्तिनापुर का एक राजा होता था, उसका नाम था जी दुष्यंत। राजा का क्या नाम है, दुष्यंत। और दुष्यंत ने एक महिला थी जिसका नाम था शकुंतला। ये मेनका अप्सरा की क्या होती थी, मेनका अप्सरा की पुत्री थी जी शकुंतला। इन दोनों ने गंधर्व विवाह किया और गंधर्व विवाह किया तो बाद में इनसे एक संतान पैदा हुई। उसका पहले तो नाम रखा गया सर्वदमन। क्या नाम है जी, सर्वदमन। और बाद में इसी का नाम क्या पड़ेगा, भरत। और इसी भरत मुनि के नाम पर या इसी भरत राजा के नाम पर हमारे देश का क्या नाम आया, भारत आया। तो महाभारत में हमारे देश के लिए नाम क्या आता है, भारत या भारतवर्षभ। भारत या भारतवर्षभ, श्रेष्ठ भारत के नाम से भाई इसको जाना जाता है। और ये जो बात है दुष्यंत शकुंतला की महाभारत में भी आती है और भारत के शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। ये कालिदास विक्रम बेताल वाला एक टॉपिक भी सॉरी विक्रमादित्य नाम के एक राजा हुए थे गुप्त वंश में। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी उन्होंने और चंद्रगुप्त सेकंड नाम के राजा थे। तो उनके दरबार में एक दरबारी कवि थे कालिदास। इनका एक ग्रंथ आता है, उस ग्रंथ या नाटक है जिसका नाम आता है अभिज्ञान शाकुंतलम। उसमें भी इस बात का जिक्र मिलता है, उसमें भी ये दुष्यंत और शकुंतला की कहानी का क्या मिलता है जी, जिक्र मिलता है। पॉइंट अपना क्या था, भारत का नामकरण। नामकरण कैसे पड़ा, तो ऋग्वेद में इसको किस नाम जाना जाता है, जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता के लोग क्या कहते थे, ये आर्य लोग थे, बस गए थे तो इनके नाम से पड़ गया आर्यवर्त। सैको है बोलते थे ईरानी, तो सिंधु को हिंदू बोलते थे, नाम पड़ गया इनका हिंदू। और मुगल वंश में सर्वाधिक प्रचार करने वाले आगे हिंदुस्तान। यूनानी जो लोग थे इंडस को सिंधु बोलते थे, तो नाम क्या पड़ा जी इनका, इंडिया। महाभारत में दुष्यंत और शकुंतला का बेटा था, इसका नाम था भरत। पहले नाम सर्वदमन था लेकिन बाद में भरत के नाम से राजा बनेगा। इसी भरत के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है जी, भारत। एक लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं, भारत के संविधान में अगला पॉइंट है 6 नंबर पे, भारतीय संविधान में। भाई संविधान टॉपिक जब अपन ने जाना था तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कानूनों का समूह होता है वो संविधान होता है। और भारत के संविधान में हमारे देश के लिए जो नाम मिलते हैं ना, तो अंग्रेजी में तो क्या लिखा हुआ है, इंडिया लिखा हुआ है, इंडिया इंडिया। तो यूनियन स्टेट्स ऑफ इंडिया यानी कि राज्यों से मिलकर के भारत बनेगा, इंडिया लिखा हुआ है इंग्लिश में। और हिंदी में क्या लिखा हुआ है जी, भारत। तो हमारे देश के लिए इंडिया और भारत ये संवैधानिक नाम का उल्लेख मिलता है भारत के संविधान टॉपिक में। दोस्तों अपन ने यहाँ तक 2 पॉइंट्स जाने हैं। पहला जो पॉइंट जाना है वो पॉइंट हमने ये जाना कि भारत को किस प्रकार से भारत में मिलाया गया, किस प्रकार से इसका एकीकरण हुआ और एकीकरण के बाद भारत में किस प्रकार से क्या स्थिति थी
उसके बाद भारत का क्या डाला था जी अपने नामकरण। तो भारत का एकीकरण टॉपिक पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, भारत का नामकरण टॉपिक पढ़ चुके हैं। अगला पॉइंट पढ़ते हैं जी स्थिति। क्या पढ़ेंगे भाई? स्थिति पॉइंट। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूं। जो भी आपकी समस्याएं हैं वो हमसे जरूर शेयर करिएगा, कमेंट्स में आप जरूर बताया कि सर ये प्रॉब्लम्स आ रही है, उस प्रॉब्लम्स को हम जरूर सोल्व करेंगे। और यदि आपको वीडियोज अच्छी लगती है तो आप हमें लाइक करें ताकि हम आपसे मोटिवेट हो सके। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे पॉइंट दोस्तों बात करते हैं भारत का एकीकरण टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया अपन ने। 562 रियासतें पहले मिल गई, 3 रियासतों को बाद में किस प्रकार से मिलाया गया ये पॉइंट हमने पढ़ा है। उसके बाद नामकरण पॉइंट क्या है जी, ये हमने पढ़ा है। आगे बात करते हैं जी तीसरे टॉपिक की। ये कहती है भारत की स्थिति व विस्तार बताओ। क्या बताओ? स्थिति। विस्तार को आगे पढ़ेंगे, पहले देखते हैं स्थिति। तो दोस्तों किसी भी क्षेत्र की स्थिति को जानते हैं तो एक ग्लोब बनाया जाता है। ठीक है जी, ग्लोब बनाया जाता है जिस ग्लोब में 2 प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है। कितने प्रकार की रेखा खींची जाती है? 2 प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है। ये जो है ना बिल्कुल पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली जो रेखा होती है, बिल्कुल पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली। पहला पॉइंट तो ये है कि ग्लोब जो होता है इसमें 2 ग्लोब जो होता है ये पूरे विश्व का मानचित्र बताने के लिए होता है। तो ग्लोब को ये अपन क्या कह सकते हैं? विश्व है जी। इसमें 2 प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है। कितनी रेखाएं खींची जाती है? तो 2 प्रकार की इसमें काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है। वो 2 प्रकार की काल्पनिक जो रेखाएं होती है, एक का नाम आता है अक्षांश रेखा, एक का नाम है जी अक्षांश रेखा, और दूसरी का नाम आता है इसमें देशांतर रेखा। तो एक है अक्षांश रेखा और दूसरी का क्या नाम है भाई? देशांतर रेखा। ये जो अक्षांश रेखा होती है ना, ये पृथ्वी के तल से, तो पूर्व से पश्चिम को मिलाने वाला जो तल होता है, तो ये पूर्वी भाग है और ये कौन सा भाग आता है जी? पश्चिमी भाग है। तो पूर्व से पश्चिम को मिलाने वाला या पृथ्वी के तल को एक तल से दूसरे तल को जोड़ने वाला जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं? तो वो है आपका ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये कौन सी रेखा है भाई? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखाएं होती है जो पृथ्वी के तल से बाएं से दाएं या दाएं से बाएं खींची जाती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि ये जो बीच वाली जो रेखा होती है इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा, और इसी का अन्य नाम आता है जी भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा, और इसी का अन्य नाम क्या आता है? भूमध्य रेखा। इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे 23.5 डिग्री रेखा होती है। 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा, इसका नाम क्या आता है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री पे आती है कर्क रेखा। इसके नीचे यहाँ पर एक रेखा आती है जिसका नाम आता है 23.5 डिग्री मकर रेखा। 23.5 डिग्री मकर रेखा। इसके यहाँ पर एक रेखा आती है जिसका नाम है 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री, मकर रेखा भी 23.5 डिग्री, लेकिन बीच में कौन सी आ गई? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस 23.5 डिग्री के ऊपर फिर एक रेखा आती है जिसका नाम आता है जी 86.5 डिग्री आर्कटिक रेखा। कौन सी रेखा है भाई? ये आर्कटिक रेखा है। ऐसे ही मकर रेखा के नीचे भी एक रेखा आती है जिसका नाम है 66.5 डिग्री अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा। 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा, 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा, 66.5 डिग्री अंटार्कटिक रेखा, और जो बिल्कुल जो बीच में होता है इसको बोलते हैं 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री कौन सा आ गया? तो ध्रुव पे पहुंच गए अपन। ये है उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री पे, और ये आता है जी 90 डिग्री का दक्षिणी ध्रुव। जब ऊपर वाला है तो नीचे वाला भी आएगा। तो इस प्रकार से एक पॉइंट है भाई आपका। अक्षांश रेखाएं वो होती है, ये जो अक्षांश रेखा है ना, ये अक्षांश रेखा वो रेखाएं होती है जो किसी का भी क्या बताती है? स्थिति बताती है। तो स्थिति निर्धारण करने वाली कौन सी रेखा होती है? तो जी स्थिति निर्धारण करने वाली रेखा कौन सी होती है? अक्षांश रेखा होती है। ये अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी के तल के सहारे से खींची जाती है। देशांतर रेखा जो होती है ना, ये भी स्थिति बताएगी, लेकिन स्थिति के साथ साथ समय को और
बताएगी। तो भाई समय और स्थिति दोनों बताने वाली रेखा, समय और स्थिति का निर्धारण करने वाली रेखा कौन सी होती है? तो आपका आंसर क्या होगा? देशांतर रेखाएं होती है। सब अक्षांश बता दी, देशांतर भी बता दो, लो जी देशांतर भी देख लो। ये बिल्कुल बीच में यहां पर है 0 डिग्री देशांतर रेखा, बिल्कुल बीच में कौन सी रेखा आती है जी? 0 डिग्री, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था 0 डिग्री रेखा जो थी वो बिल्कुल अक्षांश रेखा थी, है ना, लेटी हुई रेखा। तो इसी प्रकार से बीच में जो आती है इसका नाम क्या आता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है ना पूरे विश्व का समय निर्धारित करती है, पूरे विश्व का समय निर्धारित करेगी ये वाली 0 डिग्री। अब 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं और ये समय धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता जाता है। 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं और समय क्या होगा भाई? इसमें बढ़ता हुआ जाएगा। तो आगे समय इसमें बढ़ता हुआ जाता है। तो ग्लोब पर 2 प्रकार की रेखाएं खींची गई, अक्षांश रेखा, दूसरी देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा पृथ्वी के तल से पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है और उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। इसमें कौन सी रेखा? देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं स्थिति निर्धारित करती है, देशांतर रेखाएं समय स्थिति दोनों को निर्धारण करती है। ये 0 डिग्री जो है ना देशांतर रेखा, ये पूरे विश्व का समय बताती है। आगे इसके बारे में जिक्र करेंगे। जीएमटी ग्रीनविच रेखा, ये पूरे विश्व का समय निर्धारित करेगी। फिर धीरे धीरे ये समय आगे बढ़ता हुआ जाएगा। तो भारत में जब पहुंचेगा तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद या प्रयागराज में मिर्जापुर या नैनी से भाई इसका क्या आएगा? समय आएगा। सब कुछ बताऊंगा। 90 डिग्री कितनी इसमें रेखाएं होती है? 90 होती है, 180, 181, जो भी आपके पॉइंट है। ताप गतिबंध, शीतोष्ण गतिबंध, लेकिन एक अलग टॉपिक में पढ़ाएंगे अक्षांश व देशांतर को। यहां पर आपकी खिचड़ी नहीं बनने दूंगा। बस आपको इतना सा याद रखना है कि स्थिति जो निर्धारित की जाती है ग्लोब में निर्धारित करेंगे। तो ग्लोब पर निर्धारित करेंगे तो पूरे विश्व की स्थिति आ जाएगी। अब इसको निर्धारित करने के लिए 2 प्रकार की रेखाएं खींचेंगे, एक अक्षांश रेखा, दूसरी देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा जो होती है पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। और देशांतर जो रेखा होती है ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। ठीक है जी। पूर्व से पश्चिम के भाग को मिलाने वाली, एक तल से दूसरे तल को मिलाने वाली अक्षांश रेखा होती है और उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली जो रेखा होती है कौन सी होती है? देशांतर रेखा होती है। दोस्तों आपने पढ़ा भी होगा पूरे विश्व में 7 महाद्वीप आते हैं और 5 महासागर आते हैं। उसी में से एक छोटा सा पॉइंट अपन देखिएगा यहाँ पर, एक महाद्वीपों को देखिएगा। मेरे को ज़्यादा इसमें डायग्राम तो बनाना आता नहीं है, लेकिन आपके जो पेपर में क्वेश्चंस जो बनेंगे उसके हिसाब से मैं पूरा कोशिश करूँगा यहाँ से निकालने का। दोस्तों आप ये मान लो कि ये उत्तरी अमेरिका है। कौन सा है भाई? उत्तरी अमेरिका। इस उत्तरी अमेरिका जो जुड़ा हुआ है ना वो दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? दक्षिणी अमेरिका। ये है जी आपका दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, नीचे कौन सा आ गया? दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से जुड़ा हुआ है अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा आता है जी? अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिक महाद्वीप। इस साइड बात करें तो भाई इस साइड एक महाद्वीप आता है, उस महाद्वीप का नाम आता है एशिया महाद्वीप। तो विश्व में 7 महाद्वीप है और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा आता है? इसमें से एशिया महाद्वीप आता है। इस एशिया महाद्वीप में आपको पता है भारत जो है वो नीचे है भाई। भारत जो है दक्षिणी पश्चिमी वाले क्षेत्र में आता है और यहीं पर इसके नीचे आता है श्रीलंका, है ना जी। तो एशिया महाद्वीप आया। उसके बाद इस एशिया महाद्वीप यूराल पर्वत से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे आता है यूरोप महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के नीचे आता है या जुड़ा हुआ है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। और नीचे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इस प्रकार से भारत या पूरे विश्व में कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और 7वां कौन सा आता है? एशिया महाद्वीप। आपने पढ़ा भी होगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आता है एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। देखिएगा ये जो एशिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, इसके बीच में से इधर से अपन एक रेखा गुजर रही है। ये कौन सी रेखा आ गई? 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब आप पॉइंट टू पॉइंट समझते चलिएगा। 0 डिग्री देशांतर जो रेखा है ना, अब इसके इस साइड का जो हिस्सा है वो पूर्वी गोलार्ध में आ जाएगा। कौन से गोलार्ध में आएगा? पूर्वी गोलार्ध में। और इस साइड वाला जो हिस्सा होगा वो कौन से गोलार्ध में आ जाएगा? पश्चिमी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में आएगा जी? पश्चिमी गोलार्ध में।
तो देशांतर रेखा ने दो भाग बना दिए, ये तो आ गया आपका पूर्वी गोलार्ध और ये वाला आ गया जी आपका पश्चिमी गोलार्ध। ऐसे ही ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ये भी इसको दो गोलार्धों में बांटती है, एक है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला जो आता है ना ये वाला, इसके नीचे नीचे ये कौन सा गोलार्ध आता है इसमें, दक्षिणी गोलार्ध। इस प्रकार से तो दो गोलार्धों में, दो भागों में बांटते हैं, अक्षांश रेखाएं भी और देशांतर रेखाएं भी। अक्षांश रेखा तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटेगी और देशांतर रेखा पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करेगी। तो ये 7 महाद्वीपों में से एशिया की जो स्थिति है बताओ कौन से गोलार्ध में है। तो आप देख सकते हो देशांतर रेखा के सापेक्ष एशिया महाद्वीप कौन से गोलार्ध में आ गया जी, तो एशिया महाद्वीप जो है ये पूर्वी गोलार्ध में आ गया। ठीक है जी। इसी प्रकार से अपन बात करें तो यहाँ पर अपन एक रेखा खींची पृथ्वी के आमतल से मिलाने वाली 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो इसके हिसाब से अपनी जो स्थिति आई वो कौन सी स्थिति पर आ चुकी है, दक्षिण में आई। तो एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति यहाँ पर है और भारत की स्थिति जब यहाँ पर है तो भाई यहाँ से रेखा ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा बताई मैंने, सॉरी बोला नहीं, 23.5 डिग्री कर्क रेखा है ये जो भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है। इस वजह से अपने को पता चला कि भारत की स्थिति क्या है। इसके नीचे से फिर यहाँ पर कौन सी, यहाँ से जाएगी फिर नीचे से 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये 23.5 डिग्री भारत के 8 राज्यों में से होकर के गुजरती है। इस वजह से हमें पता चला कि भारत जो है वो किस दिशा में स्थित है। तो एशिया महाद्वीप के सापेक्ष भारत की स्थिति क्या है, तो आप बता सकते हो सर एशिया महाद्वीप के सापेक्ष भारत दक्षिण में है और दक्षिण वाले क्षेत्र में भी फिर यहां से अपन इसको विभाजित करेंगे। तो इस प्रकार से यहां से एशिया महाद्वीप से रेखा गुजरेगी तो एक कौन सी साइड में आ जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध में आ जाएगा। इसके हिसाब से करें 23.5 डिग्री के हिसाब से करें तो दक्षिणी गोलार्ध में और देशांतर के हिसाब से करें तो पश्चिमी गोलार्ध में स्थिति आती है। क्लियर है जी भाई, पॉइंट पक्का। तो ये पॉइंट आपने पढ़ा है स्थिति का। आगे देखिएगा तो कह रहा है कि एशिया महाद्वीप के सापेक्ष भारत किस दिशा में स्थित है। तो एशिया में भारत की स्थिति, एशिया में भारत की स्थिति, तो जी एशिया में भारत की जो स्थिति आती है वो आती है दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में है, तो दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में। पूरा कोशिश करूंगा दोस्तों जो भी आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे वो पूरे के पूरे इसी ब्लैक बोर्ड से मिलेंगे और 101% मिलेंगे जी। लेकिन थोड़ा सा सब्र के साथ देखेगा, अपने वीडियोस को कंटिन्यू देखेगा और साथ ही साथ हमें लाइक भी करे, मोटिवेट करे। इसके अलावा दोस्तों पूछे ग्लोब के सापेक्ष भारत की स्थिति बताओ जी। तो ग्लोब में अभी अभी हमने पढ़ा है कि ग्लोब में भाई 2 प्रकार की रेखा होती है, तो अक्षांश रेखा का पूछेगा और देशांतर रेखा के पूछेगा। ग्लोब या विश्व के सापेक्ष भारत की स्थिति क्या होगी, तो ग्लोब या विश्व के सापेक्ष भारत की स्थिति, ग्लोब या विश्व के सापेक्ष भारत किस दिशा में आएगा, ये जब पता चलेगा जब आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में बात पता होगा। तो अक्षांश के सापेक्ष भारत की स्थिति, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था कि ग्लोब जो होता है अक्षांश और देशांतर से मिलता है, इसलिए जब आपने अक्षांश और देशांतर को जान लिया ना तब आपके समझ में आ जाएगा कि ग्लोब के अनुसार भारत किस दिशा में स्थित होगा। देखिएगा जी, अब मैं एक पूरा ही बना देता हूँ। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा गई। अब ये कहता है कि ये जो कर्क रेखा है ना ये भारत के कितने राज्यों में से होकर के गुजरती है, 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। ठीक है जी, भारत के 8 राज्यों में से होकर कौन सी रेखा गुजर रही है, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों में से होकर के गुजर गई, गुजर जाने दो। अब गुजरी तो अब आप बताओ इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के सापेक्ष भारत कौन सी दिशा में स्थित है। इसने इसको 2 भागों में बांट दिया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो आप आराम से बता सकते हो सर 0 डिग्री अक्षांश रेखा पूछ लो, भूमध्य रेखा पूछ लो, या हमसे आप विषुवत रेखा पूछ लो, कोई भी रेखा, क्योंकि तीनों का नाम क्या होता है, एक ही है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के सापेक्ष भारत कौन से गोलार्ध में आ गया, तो आप आराम से बता सकते हो सर ये तो उत्तरी गोलार्ध में है। बस इतना सा पॉइंट था। यदि पॉइंट टू पॉइंट समझोगे तो 101% आपके क्वेश्चन जो होंगे इनमें से निकलेंगे, उत्तरी गोलार्ध में। अब बात करें इसके सापेक्ष देशांतर रेखा के सापेक्ष, भाई 0 डिग्री इस साइड भी था तो 0 डिग्री बीच में से भी इसको काटेगा। तो इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के सापेक्ष भारत की स्थिति, तो आप देख सकते हो इस साइड पूर्वी गोलार्ध होता है
और इस साइड कौन सा गोलार्ध आता है, पश्चिमी गोलार्ध। तो ये किस साइड है, तो पूर्वी गोलार्ध में है। तो देशांतर रेखा के सापेक्ष भारत कौन सी गोलार्ध में आता है, पूर्वी गोलार्ध में आता है। इन दोनों को जोड़कर क्या बनता है, ग्लोब या विश्व। तो दोनों को इनको जोड़ देते हैं तो भारत की स्थिति विश्व या ग्लोब में कौन से में आती है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आती है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में जी भारत की स्थिति है। तो दोस्तों ये हमने आज इसकी स्थिति को जाना है। पहला टॉपिक पढ़ा था भारत का एकीकरण टॉपिक। दूसरा टॉपिक हमने इसमें पढ़ा है कि भारत का नामकरण किस प्रकार से पढ़ा, हमारे देश के लिए संविधान में क्या नाम मिला, ईरानी, यूनानी, ये सब कुछ पढ़ा। उसके बाद भारत की स्थिति पढ़ी। 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में हम भारतीयों का निवास स्थान है। इस निवास स्थान के तहत हमने जाना कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। ये कर्क रेखा हमको बताएगी कि भारत की स्थिति किस प्रकार से आती है। तो दक्षिण पश्चिम में तो आती है एशिया महाद्वीप के सापेक्ष, और भारत में विश्व में आती है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, जिसमें 2 प्रकार का अपनी रेखा खींची गई, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखा के सापेक्ष उत्तरी गोलार्ध में और फिर इसके सापेक्ष किसमें आ गई, पूर्वी गोलार्ध में। दोनों को जोड़कर ग्लोब बन गया तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। यदि दोस्तों आपको वीडियोज अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।